नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूरोप के देशों का साझा मंच यूरोपीय संघ वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम लाने वाला है, लेकिन कोविशील्ड लगाए लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम के तहत जिन 4 वैक्सीन को हरी झंडी मिली है, उस वैक्सीन को लगाने वाले लोगों को यूरोपीय यूनियन के देशों में मुक्त रूप से यात्रा करने की छूट मिलेगी। इन चारों वैक्सीन में कोविशील्ड शामिल नहीं है। कोविशील्ड के साथ आने वाली इन दिक्कतों को लेकर कोविशील्ड को तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने कहा है कि वह जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि मुझे एहसास है कि कोविशील्ड लेने वाले बहुत से भारतीयों को यूरोपीय संघ की यात्रा वाले मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने नियामकों और राजनयिक स्तर पर देशों के साथ दोनों स्तर पर इसे उच्चतम स्तर पर उठाया है और इस मामले के जल्द ही हल होने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा लगाए जाने वाले भारी भरकम टैक्स को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को सुझाव दिया। राहुल ने कहा कि पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। ये उनकी जरूरत है, अधिकार है। राहुल ने कहा कि आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पर लगाए जा रहे भारी भरकम टैक्स को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता गौरव बल्लभ ने कहा कि पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने एक साल में 4 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। उसका 10% यानी 40,000 करोड़ रुपए से कोरोना से मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। लव जिहाद, कोरोना जिहाद, यूपीएससी जिहाद जैसे शब्दों के बाद अब एक नए शब्द की खोज की गई है। नाम है रेहड़ी जिहाद। इस रेहड़ी जिहाद शब्द के जरिए दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में फल सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल ये शब्द चर्चा में तब आया जब दिल्ली के उत्तम नगर में खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे। इस दौरान वे हाथों में लठ लिए हुए थे। उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। वे विरोध तो सड़क पर अतिक्रमण कर फल बेचने वालों का कर रहे थे, लेकिन नारे मुस्लिम विरोधी लगा रहे थे। उसी दिन शाम में बीच सड़क में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। रिपोर्ट है कि उस क्षेत्र में अधिकतर फल विक्रेता मुस्लिम हैं। एक लाइव वीडियो में तो हिंदुत्ववादी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि सभी मुस्लिम विक्रेताओं को भगा दिया और सभी विक्रेता मुस्लिम थे। दिल्ली के उत्तम नगर में रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर सुदर्शन न्यूज की वेबसाइट ने एक खबर प्रकाशित की। इस खबर में उसने ये तक लिखा कि इलाके में रेहड़ी ठेले लगाने वाले मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उसमें बड़ी संख्या में रोहिंग्या भी शामिल हैं तथा ये पहले भी इस तरह की कई अराजक गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। बता दें, इस प्रदर्शन से 2 दिन पहले यानी 18 जून को एक रेहड़ी वाले रिजवान को पीटा गया था। तब वायर की रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात हिंदुत्ववादियों ने घटना को अंजाम दिया। सुदर्शन न्यूज ने टीवी पर भी हिंदुत्ववादियों के प्रदर्शन की खबर को प्रकाशित किया। उसने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा, जिहादियों के खिलाफ लठ लेकर सड़क पर उतरे दिल्ली के हिंदू, किया जिहादियों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर हमला करते हुए कई आरोप लगाए हैं और राज्यपाल को भ्रष्टाचारी व्यक्ति तक बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल का नाम जैन हवाला मामले में आया था। ये अदालत गए थे और क्लीन चिट ले आए थे, लेकिन फिर एक जनहित याचिका दायर की गई और ये अभी भी लंबित है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे कहते हुए खेद है कि वह एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र को जानकारी नहीं है तो मैं बता रही हूँ, चार्जशीट लेकर आएं और जांच लें कि उनका नाम था या नहीं। केंद्र ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में बने रहने की अनुमति क्यों दे रहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खारिज किया है। साथ ही कहा है कि मुझे चार्जशीटेड नहीं किया गया, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, ये तथ्यों से कोसों दूर है। ये सादा, सरल और सत्य गलत सूचना है। मैंने किसी भी अदालत से कोई स्टे नहीं लिया है। राज्यपाल ने कहा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके कद की नेता इस तरह की सनसनी पैदा करेंगी और गलत सूचना देने में शामिल होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत वे उद्योग जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं, बैंकों या दूसरे वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेंगे तो केंद्र सरकार उसकी गारंटी देगी।
इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आपातकाल स्थितियों में उद्योग को कर्ज लेने पर भी केंद्र सरकार उसकी गारंटी देगी। इस योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्ज गारंटी स्कीम के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ और दूसरे क्षेत्रों के लिए 60,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का ऐलान किया। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो पैसे रखे गए हैं उसके तहत अधिकतम 100 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत ब्याज की अधिकतम दर 7.95% है। दूसरे सेक्टरों के लिए दिए गए कर्ज पर अधिकतम ब्याज दर 8.25% रखी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके अलावा 25 लाख लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जरिए कर्ज देने का फैसला किया है। ये छोटे कर्ज होंगे और छोटे कारोबारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोरोना का सबसे बुरा असर पर्यटन उद्योग पर पड़ा है। इस क्षेत्र के लिए बड़ी योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स, ट्रैवल और टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स को वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके तहत मान्यता प्राप्त गाइड्स को 1 लाख रुपए तक और मान्यता प्राप्त ट्रैवल और टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स को 10 लाख रुपए तक का 100% गारंटीड लोन मिलेगा। जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन के हमले के कुछ ही घंटों बाद 2 और ड्रोन शहर के बाहरी इलाके कालूचक सैन्य स्टेशन पर देखे गए। सूत्रों के हवालों से इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि ड्रोन को देखते ही वहां चौकी पर तैनात सिपाही ने उस पर कुछ राउंड फायरिंग की, लेकिन वह गायब हो गए। हालांकि सेना के अधिकारियों ने अभी इस घटना की पुष्टि नहीं की है। बता दें, इससे पहले रविवार को ही देश में पहली बार आतंकवादी हमले में ड्रोन से 2 विस्फोटक उपकरण वायुसेना के स्टेशन पर गिराए गए थे, जिसमें वायुसेना के 2 जवान घायल भी हो गए, जिसके बाद चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ड्रोन से हमले किए जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, क्योंकि ये रडार के पकड़ से नीचे होते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी इस चुनाव में नहीं लड़ने जा रही है। मायावती ने कहा कि इसके पीछे का कारण है कि उन्होंने नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। इसके अलावा मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भी समाजवादी पार्टी की तरह काम कर रही है, जिसके कारण लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं। मायावती ने साथ ही कहा कि विपक्षी पार्टियां और मीडिया बीएसपी को कम न आंके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि जिला पंचायत चुनाव के लिए उनके उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोकना दिखाता है कि चुनाव की निष्पक्षता और शुद्धता बर्बाद हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या की साजिश है। पूर्व सीएम ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर उसके बाद भी उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता, धन और धोखाधड़ी का यह प्रयोग साबित करता है कि बीजेपी जनादेश का सम्मान नहीं करती है। बता दें, शनिवार को समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि 11 जिलों में उसके उम्मीदवारों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मदद से नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक दिया गया, जिसके कारण बीजेपी के काफी उम्मीदवार बिना किसी रुकावट के जीत जाएंगे। बीजेपी ने दावा किया कि उसके 25 उम्मीदवार निर्विरोध ही जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही तमाम उठापटक के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में डेरा डालने जा रही हैं। प्रियंका मिशन यूपी में जुटेंगी और उनकी कोशिश 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की दमदार मौजूदगी दर्ज करवाने की होगी। प्रियंका जुलाई से हर महीने के ज्यादातर दिन लखनऊ में रहेंगी। कांग्रेस के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि चुनाव में महज 8 महीने का वक्त बचा है और कांग्रेस के पास प्रियंका और राहुल गांधी से बड़ा चेहरा यहाँ नहीं है। लेकिन राज्य की प्रभारी होने के नाते प्रियंका के कंधों पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी अगले साल उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ेगी, जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में छोटे दलों का गठबंधन है। वहीं यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ओवैसी के साथ गठबंधन करने की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी AIMIM के साथ मिलकर लड़ेगी, ये खबर बिल्कुल भ्रामक है। ट्विटर की वेबसाइट पर भारत के नक्शे को गलत दिखाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। नक्शे में लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा न दिखाते हुए अलग देश दिखाया गया है। इस मामले से परिचित एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ट्विटर के भारत के गलत नक्शे को प्रदर्शित करने के मुद्दे पर गौर कर रहा है।
बता दें, सरकार और ट्विटर के बीच पहले से ही टकराव चल रहा है। इस बीच भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने से गतिरोध बढ़ सकता है। ट्विटर ने भारत में कैलिफोर्निया के जेरेमी कैसल को नया ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त किया है। नए आईटी नियम 2021 के मुताबिक भारत में आईटी कंपनियों को ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करना। कैसल ट्विटर के ग्लोबल लीगल पॉलिसी डायरेक्टर हैं। बता दें, इससे पहले रविवार को भारत में अंतरिम रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ट्विटर के पास भारत में कोई अधिकारी नहीं था। ग्रीवांस ऑफिसर भारतीय यूजर्स की शिकायतों को देखता है। पूर्वी लद्दाख से चीन को एक स्पष्ट संदेश देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत गलवान में बहादुर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के सशस्त्र बल हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। लद्दाख के दौरे के दूसरे दिन एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भारत को धमकी देने की कोशिश करता है तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखकर कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक जज राकेश बिंदल को हटाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि वह कुछ प्रमुख मामलों की सुनवाई में पक्षपातपूर्ण हैं। 6 पन्नों के इस पत्र में पश्चिम बंगाल की बार काउंसिल के अध्यक्ष और बजबज से टीएमसी विधायक अशोक कुमार देव ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्र में कहा गया है कि जस्टिस बिंदल एक पक्षपातपूर्ण, अनुचित और पक्षपाती जज हैं, जिनका उच्च न्यायालय में बने रहना न्याय के निष्पक्ष वितरण में हस्तक्षेप करता है। पत्र में नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले की सुनवाई में विसंगतियों का आरोप लगाया गया है, जिसमें कहा गया था कि न्यायमूर्ति बिंदल ने पीड़ित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही एक राजनीतिक पक्ष में विशेष सीबीआई अदालत द्वारा पारित अंतरिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।